आपको लिए चलेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम उसी कोऑपरेशन के लेवल को जारी रखें ताकि कंप्लीटली कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके और हम अपने सूबे में बसने वाले लोगों को जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। मैं कुछ मवाजना भी करना चाहूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो काविशें सिंध हुकूमत ने 26 फरवरी 2020 से स्टार्ट की थी, जिसके आज मुस्बित असरात आ रहे हैं, उसके बारे में क्रेडिट बड़े लोग लेने की कोशिश करते हैं। बड़े लोग कहते हैं कि जी हमारा फैसला था, फलाने का फैसला था, हमने लॉकडाउन कर लिया, हमने स्मार्ट लॉकडाउन कर लिया। बुनियादी तौर पर आप तमाम दोस्त जानते हैं कि 26 फरवरी से सिंध हुकूमत ने एक मुतहर्रिक अंदाज से कोरोना वायरस के हवाले से काम किया और वो नंबर्स मैं आपके सामने पेश करूँगा जो शो करेंगे कि उन काविशों का, उन हिकमत अमली का किस तरीके से सिंध की आवाम को फ़ायदा हुआ। और चूंकि बाकी हुकूमतों ने सिंध हुकूमत की पॉलिसी को फॉलो किया तो वो मुस्बित असरात हमें सारे पाकिस्तान में फिर देखने को मिलते हैं। मैंने एक टेबल तैयार किया है, ये मुसद्दिका फिगर्स हैं जो कि सरकारी सतह पर अवेलेबल हैं। अगर आप इसकी पहली जो स्लाइड है इस पर देखते हैं तो सूबा सिंध में 21 जुलाई 2020 तक 1,13,553 कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं। ये पाकिस्तान में किसी भी सूबे में सबसे बड़ा नंबर है 1,13,000 का। पंजाब में 90,444 और खैबर पख्तूनख्वा में 32,243। अब ये जब नंबर्स के ऊपर बात होती है तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वफाकी हुकूमत के जो तर्जुमान हैं वो बार बार ताने कसते हैं कि जी सिंध हुकूमत की स्ट्रैटेजी तो कामयाब नहीं हुई क्योंकि इतने ज़्यादा जो केसेस हैं वो आपके सूबे में आए हैं। तो मैं उनको सबसे पहले गोशगुजार करना चाहूँगा कि सूबा सिंध ने सबसे ज़्यादा टेस्टिंग को प्रोएक्टिव अंदाज से फॉलो किया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बेहतरीन तरीके से किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया है कि जो पेशेंट पॉजिटिव होता है उसके जो माजी में कॉन्टैक्ट्स रहे होते हैं, रिसेंट कॉन्टैक्ट्स रहे होते हैं, उन सब के टेस्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमने अपनी टेस्टिंग को बेहतर बनाया। और सूबा सिंध के अंदर अब तक 4,49,917 टेस्ट हुए हैं, 4,49,917 टेस्ट। और पंजाब जिसकी आबादी सिंध से 2.5 गुना ज़्यादा है, हमारी 48 मिलियन की पॉपुलेशन है, पंजाब की तकरीबन 110 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसने 4,56,000 टेस्ट किए, यानी कि 6,000 टेस्ट सिंध हुकूमत से सिर्फ ज़्यादा किए हैं। नतीजा क्या है कि टेस्ट पर मिलियन का जब आप तनासुब देखते हैं तो सूबा सिंध में 13,574 टेस्ट पर मिलियन लोगों के किए गए और सूबा पंजाब में 5,964 टेस्ट पर मिलियन। ये एक वाज़ेह डिफरेंस है कि सिंध ने पंजाब के मुकाबले में डबल टेस्टिंग की है। तो नेचुरली जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे उतने ज़्यादा केसेस भी सामने आते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा और मैं रिकवरीज पर बात करना चाहूँगा क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी की एफिकेसी इस तरह पता चलती है कि आपके यहाँ क्या तनासुब है लोगों की रिकवरीज का, कितने लोग सेहतयाब हो रहे हैं, कितने लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट मिल पाती है। आपकी स्ट्रैटेजी का इससे अंदाज़ा होता है। तो अगर आप इस स्लाइड को तीसरे नंबर पर देखेंगे तो एक स्लाइड है रिकवरीज की। इसमें सबसे पहले मैं सिंध के बारे में आपको कहना चाहूँगा। सूबा सिंध के अंदर 92,934 लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हुए हैं, 92,934, यानी कि हमारे टोटल पॉजिटिव पेशेंट में से 82% लोग, 82% लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो चुके हैं और कोविड से रिकवर कर चुके हैं। अगर आप पंजाब पर नज़र डालते हैं तो पंजाब में 67,021 लोग सेहतयाब हुए, यानी कि 73%। और खैबर पख्तूनख्वा में 25,367 लोग, यानी कि 79%। यानी कि टेस्ट पर मिलियन में सूबा सिंध सबसे आगे, रिकवरी में सूबा सिंध सबसे आगे।
और अगर आप दूसरी स्लाइड देखें, इसी पहली स्लाइड उसी पे चले हैं, पहली वाली पे जी, इसमें अगर आप देखें तो एक स्लाइड है डेथ्स की, जो पाकिस्तान भर में अमवात हुई हैं उसके बारे में। अगर आप उस पर नज़र डालें तो सूबा सिंध में 2019 अमवात हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो कि परसेंटेज वाइज बनती है 1.78%। 1.78% लोग हैं जो अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं कोरोना वायरस से सूबा सिंध में। पंजाब में 2090 लोग, सिंध से ज़्यादा, अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं और उनकी परसेंटेज बनती है 2.31%, 2.31%, सूबा सिंध से काफ़ी ज़्यादा। और अगर खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर 7 साल से फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं, 2.31% पंजाब की है। और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर 7 साल से फरिश्तों की हुकूमत है, अल्लाह ताला के नेक बंदों की हुकूमत है, काबिल पढ़े लिखे लोगों की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके अंदर 1147 अमवात हुई हैं, जो परसेंटेज वाइज बनता है 3.56%, यानी सिंध के मुकाबले में डबल। ये लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, तो आज ये तमाम फिगर्स आपके सामने रखने का बुनियादी मकसद ये कि ये फिगर्स बोलते हैं, ये फैक्ट्स बोलते हैं कि जो सिंध हुकूमत की पॉलिसी थी, जो सिंध हुकूमत की स्ट्रेटजी थी कोरोना वायरस के हवाले से, वो किस तरीके से उसके मुस्बत असरात है। सबसे ज़्यादा टेस्टिंग सूबा सिंध की हुकूमत ने की है, सबसे ज़्यादा रिकवरीज सूबा सिंध के अंदर है, और सबसे कम पाकिस्तान में जो अमवात का तनासुब है वो सूबा सिंध के अंदर है। ये शो करता है कि जहाँ जहाँ पेशेंट क्रिटिकल हुआ उसको अस्पताल में जगह मिली, उसको फैसिलिटीज़ मिली, उसको ट्रीट किया गया, और हमने जो कुछ भी अपनी आवाम की फलाह बहबूद के लिए कर सकते थे वो हमने किया। मैं इसके बाद एक और स्लाइड आपको दिखाना चाहूँगा। ये लोगों को सिर्फ आगाही फराहम करने के लिए कि एज वाइज क्या ब्रैकेट रहा है लोगों का जो कि कोरोना वायरस से सूबा सिंध के अंदर मुतासिर हुए हैं। और मैं बार बार आप तमाम दोस्तों से जब बात करता था, मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करता था कि हमें अपने बुज़ुर्गों को और बच्चों को घर पर रखने की ज़रूरत है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा प्रोन है इस वायरस से। हमें इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इनको घरों पर रखना है और ख़ुद भी एहतियात करनी है, कहीं ये ना हो हम इनको वायरस ट्रांसमिट करें। तो अगर आप इस स्लाइड को देखते हैं, ये स्लाइड आपको शो करेगी कि 1 से 10 साल की उम्र के दरमियान जो बच्चे मुतासिर हुए हैं कोरोना वायरस से सूबा सिंध में, वो 3269 हैं। 11 से 20 साल के दरमियान 8690 हैं। 21 से 30 साल की उम्र के दरमियान 26,978 लोग हैं। 31 से 40 साल के दरमियान लोगों का तनासुब 27,002 लोग हैं। 41 से 50 19,290 लोग हैं। 51 से 60 14,906 लोग हैं। 61 से 70 6,969 लोग हैं। और 71 से 80 239 हैं। 81 से 90 535 हैं। और 91 से 100 के ब्रैकेट में तकरीबन 58 लोग हैं जो सूबा सिंध के अंदर कोरोना वायरस के मर्ज़ में मुब्तला हुए हैं। इसमें जो लोग अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं, डेथ्स जो हैं, मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा कि सूबा सिंध में 10 साल से कम उम्र जो अमवात लोगों की हुई है वो 8 अफराद है जिनका इंतकाल हुआ है। 11 से 20 साल के दरमियान अफराद जिनका इंतकाल हुआ है उसकी तादाद 16 है। 21 से 30 साल के दरमियान 57, 31 से 40 के दरमियान 118, 41 से 50 के दरमियान 286, 51 से 60 के दरमियान 535, 61 से 70 के दरमियान 569, और इस तरह डिफरेंट एज ब्रैकेट्स हैं। जो रिकवरी सूबा सिंध के अंदर हुई है उसकी मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहूँगा। 1 से 10 साल की उम्र के दरमियान 2,943 बच्चे जो हैं वो रिकवर हुए हैं। 11 से 20 साल के दरमियान
7,316 लोग रिकवर हुए हैं। 21 से 30 साल के दरमियान 23,023 लोग रिकवर हुए हैं। 31 और 40 के दरमियान 22,515 लोग हुए हैं। 41 से 50 लोगों के दरमियान 15,839 लोग हुए हैं। 51 से 60 के दरमियान 12,074 लोग हुए हैं। 61 से 70 के दरमियान 5,474 अफराद रिकवर हुए हैं। इसी तरह मैं एक और स्लाइड आपको दिखाना चाहूँगा जो कि ख़वातीन और मर्द का ब्रेकअप है। अभी तक जो हमारे पास कोरोना वायरस के कुल पेशेंट्स आए हैं उसको अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं मेल फीमेल में तो 70.6% मर्द हजरात हैं और 29.4% ख़वातीन हैं। ये तमाम फिगर्स इस बात को शो करता है कि किस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखा हुआ है, एक एक चीज़ को कंसिडर कर रही है, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है इसकी रोकथाम के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस स्ट्रैटेजी के मुस्बित असरात आज आप सब देख सकते हैं। मैं ये तमाम फिगर्स आज देने का बुनियादी मकसद आप तमाम दोस्तों को ये बताना है और बिलखुसूस अपनी आवाम को मुतला करना है कि हुकूमत के साथ आवाम के कोऑपरेशन की वजह से हम इन चीज़ों को बाकी ममालिक के मुकाबले में कंट्रोल कर पाए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सिचुएशन आपको नज़र आती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हमें कंप्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि बस कोरोना वायरस ख़त्म हो गया, जो कि एक तासुर दिया जा रहा है। आज भी गो के तनासुब उन पेशेंट्स का बतदरीज कम होता जा रहा है, लेकिन आज भी कोरोना वायरस के नए पेशेंट्स पाकिस्तान भर में आ रहे हैं, हमारे सूबा सिंध में आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हमें जो एहतियात हमने पिछले 3-4-5 महीने में की है, उसी एहतियात को, उसी ताउन को आगे लेकर चलना है ताकि हम इस वायरस के फैलाव को रोक सकें। हम जो लोग इस वायरस से मुतासिर हो रहे हैं उनको ट्रीट कर सकें। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि सूबा सिंध के अंदर आज भी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम्स के ज़रिए मुफ्त कोरोना वायरस का ये टेस्ट कर रहा है। मैं एक बार फिर तमाम मीडिया के ज़रिए इस बात पर जोर देना चाहूँगा, अपने शहरियों को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर उनको कोई सिम्टम्स होते हैं तो फौरी तौर पर जो सिंध हुकूमत के जारी करदा नंबर्स हैं उन पर रुजू करें और टेस्ट कराएं। घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री किया जाएगा। और अगर आपके सिम्टम्स नहीं हैं, अगर आपको कोई असरात नहीं है, तो आप अपने घरों में रहकर आइसोलेट कर सकते हैं और सेहतयाब हो सकते हैं। जो लोग खुदा न खास्ता सिम्टमेटिक होते हैं, जिनको कोई सांस की तकलीफ़ है, जिनका बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा, उनके लिए हमने सिंध के मुख्तलिफ मकामात में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो आइसोलेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश की हैं जहाँ पर मुफ्त इलाज उन तमाम लोगों का किया जा रहा है। तो मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि हमें एहतियात के दामन को आज भी थामने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में जो कि ईद उल अज़हा आने वाली है, हम सबको एहतियात करने की ज़रूरत है। जो हुकूमत की जारी करदा SOPs हैं कि बच्चे और बुज़ुर्ग हजरात ना जाएं घरों से बाहर, मैं समझता हूँ उनको आज भी फॉलो करने की ज़रूरत है। और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग हमने अपनाई है, मास्क पहना है, समाजी फासला इख्तियार किया है और गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से नहीं निकलें, मैं समझता हूँ उसको भी फॉलो करने की ज़रूरत है। मैं कुछ और कानून साजी भी सिंध हुकूमत करने जा रही है और कल काबीना के इजलास में वो कानून साजी काबीना के सामने रखी जाएगी इंशाल्लाह। कल उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, किस तरीके से हम सिंध की आवाम को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कोरोना वायरस के हवाले से वो क्या मंदरजात हैं, क्या कानून साजी है जो हम करने जा रहे हैं, वो इंशाल्लाह मैं कल आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। कोरोना वायरस के बाद जो मुनाफ़क़त का और PTI की करप्शन का वायरस तेज़ी से इस मुल्क में फैल रहा है, जो नाअहली का वायरस है जो इस मुल्क में फैल रहा है और हमारी आवाम को नुकसान पहुंचा रहा है, मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। आप तमाम दोस्त जानते हैं कि पिछले दिनों चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने मौजूदा हुकूमत की नाअहली
को उजागर किया, मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ को उजागर किया और जो मौजूदा हुकूमत के करप्शन स्कैंडल्स हैं उन पर रोशनी डाली और इस बात पर जोर दिया। और हम सब बार बार ये कहते हैं, सारी लीडरशिप, बल्कि आप तमाम मीडिया के दोस्त भी कहते हैं कि पीटीआई का नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान। लेकिन पिछले 22-23 माह में आप तमाम दोस्तों ने देखा है कि किस तरीके से मुनाफकत की गई है, किस तरीके से हिपोक्रेसी की गई है और अमली एतबार से 1 नहीं 2 पाकिस्तान कायम किए गए हैं। एक पाकिस्तान, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए, जिसका बार बार इस्तेहसाल किया जा रहा है अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ की वजह से। एक पाकिस्तान ऑपोजिशन पार्टीज़ के लिए जो तनकीद करता है उसके ख़िलाफ़ एक मीडिया कैंपेन स्टार्ट कर दी जाती है, सोशल मीडिया पर उसको बदनाम किया जाता है और नैब फौरी तौर पर इंक्वायरी भी करती है और फिर उनको गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं। और आप सब जानते हैं कि तकरीबन तमाम ऑपोजिशन के जो बहुत ही प्रोएक्टिव एक्टिव लीडरान हैं उन तमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, उन सबको अरेस्ट किया गया, उन सबको हरास किया गया, उन सबको ह्यूमिलिएट किया गया, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, तारीख़ी फ़ैसला कल आया जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। तो गुजारिश मेरी ये थी कि इन फरिश्तों की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में गंदम का एक बहरान आ चुका है और दूसरा बहरान आने की तैयारी की जा रही है। ये डिलिबरेट है, ये लोग खुद करते हैं। ये जो माफियाज इनके आसपास बैठी हुई हैं उनका मकसद आवाम का इस्तेहसाल करना है और ख़ुद फ़ायदा उठाना है। तो गंदम का एक स्कैंडल आवाम को नुकसान पहुंचा चुका है और दूसरा स्कैंडल इस वक्त आने वाला है। अद्वियात का एक स्कैंडल, बहुत बड़ा स्कैंडल आया था जिसमें अद्वियात की कीमतों को बढ़ा दिया गया, बड़ी बड़ी बातें की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि एक बहुत ही पावरफुल जिम्मेदार वफाकी वजीर जब कोरोना वायरस से मुब्तला हुआ तो उसने खुद स्टेटमेंट दिया, उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझ जैसे आदमी को दवाई नहीं मिल रही थी। ये हुकूमत के जो दावे हैं उसकी कलई उसके अपने वज़रा खोल रहे हैं। शेख रशीद साहब ने ये बात फरमाई थी। ये लोग ऑपोजिशन के ज़माने में पीटीआई बातें करती थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स के हवाले से कि पाकिस्तान वो वाहिद बदनसीब मुल्क है जहां पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि गरीब आदमी का इस्तेहसाल किया जा सके। आपने देख लिया कि ये हुकूमत आई, दुनिया भर के अंदर तेल की कीमतों में बेपनाह कमी की गई। मजबूरन इनको भी कमी करनी पड़ी, लेकिन उस कमी को, उन कम रेट्स को ये इन्फोर्स नहीं करा सके और पाकिस्तान की आवाम उस सस्ते तेल को ढूंढती रही कि पेट्रोल पंप्स में मिल जाए, लेकिन वो तेल नहीं मिला, वो पेट्रोल डीजल नहीं मिला। आखिर में ये हुकूमत जो कि दावा करती है हम माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बार बार खान साहब कहते हैं वजीर आजम कि जी बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आखिर में एक बार फिर उन्होंने घुटने टेके और आपने नतीजा देख लिया कि कितना तेल के, डीजल के नरखों में इजाफा किया गया ताकि गरीब आदमी से जो थोड़ी बहुत भी अगर रिलीफ मिलनी थी वो भी रोक दी जाए। और आखिर में मैं चीनी के स्कैंडल पर बात करना चाहूँगा कि जब ये हुकूमत आई थी तो गालिबन 55 रुपए रेट चीनी का था और जब 2019 के आखिर में 2020 के शुरू में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ और तकरीबन 80-82 रुपए की हो गई, तो खान साहब ने नोटिस लिया। उसका ख़तरनाक नोटिस होता है खान साहब का। जब नोटिस लेते हैं तो आवाम की चीखें निकल जाती हैं, माफिया की नहीं निकलती। माफिया मुस्कुराते कहता है वाह भी पार्टी होगी अब तो। नोटिस लेते हैं वो और कहते हैं हम माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नोटिस लिया जाता है और एक इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के बाद एक शुगर कमीशन कायम किया जाता है। शुगर कमीशन एक बहुत ही मुफस्सिल रिपोर्ट शुगर स्कैंडल के हवाले से जारी करता है और जब वो रिपोर्ट जारी होती है तो इनके बहुत सारे तर्जुमान आके बड़े बड़े दावे करते हैं कि देखा क्या ज़बरदस्त आदमी है वज़ीर आज़म, बातें नहीं करता, काम करता है।
फौरन उसने इंक्वायरी कमीशन को काम दिया और ये रिपोर्ट आ गई और अब कार्रवाई की जाएगी। क्रेडिट ले रहे थे, रिपोर्ट किसी ने पढ़ी नहीं थी। तो जब रिपोर्ट का हमने मुताला किया तो हमारी तो चीखें भी निकली, और मैं ऑपोजिशन जमात की हैसियत से मैं तो कहता हूं हमारी पार्टी हो गई। जो दस्तावेजात पीपल्स पार्टी के पास या नून लीग के पास या आप सहाफ़ियों के पास या सिंध हुकूमत के पास नहीं होते, वो उस रिपोर्ट में आ गए। और अगर उस रिपोर्ट पर आप नज़र डालते हैं, उस रिपोर्ट में शुगर कमीशन खुद फरमाता है, गालिबन पैराग्राफ 234 में, कि पाकिस्तान में शुगर की कीमतें बढ़ने की एक वजह शुगर एक्सपोर्ट करने का फैसला था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि एक वजह शुगर को एक्सपोर्ट करने का फैसला था, और इसके बारे में एविडेंस हमने गैदर कर लिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।